उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आइए आज हम क्लास 11th का सेकंड वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर में, इस वीडियो में मैं आपको एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर्स के बारे में बताऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट। एलिमेंट, तो एलिमेंट्स क्या होते हैं, इससे पहले मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशंस बताना चाहता हूं। तो देखिए, एलिमेंट से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है। तो देखिए, सबसे पहले आप यहां देख सकते हैं कि मैंने यहां लिख रखा है कि लेवाइजर फ्रेंच केमिस्ट, लेवाइजर जो थे वो फ्रेंच केमिस्ट थे और उन्होंने क्या किया था, क्लासिफिकेशन किया था प्योर सब्सटेंस का इनटू एलिमेंट एंड कंपाउंड। अगर आपसे पूछा जाए कि जो प्योर सब्सटेंस है उसको एलिमेंट और कंपाउंड में कौन क्लासिफाइड किया, तो आप बता सकते हैं कि वो लेवाइजर जो थे फ्रेंच केमिस्ट, उन्होंने किया था। अब दूसरी बात, लेवाइजर जो थे इन्होंने केमिस्ट्री में काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंट किया, केमिस्ट्री को बहुत कुछ दिया इन्होंने। यही कारण है कि इनको फादर्स ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपसे कभी ये पूछा जाए कि मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर्स कौन है, तो आप बता सकते हैं लेवाइजर इज द फादर्स ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। थर्ड पॉइंट, अब देखिए, अगर आपसे ये पूछा जाए कि ऑक्सीजन की जो डिस्कवरी है वो कौन किया था, तो आप ये बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन की डिस्कवरी 1774 में हुई थी और इसे डिस्कवर किया था जोसेफ प्रिस्टले ने। जोसेफ प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की डिस्कवरी 1774 में किया था। अब जो अगला पॉइंट है वो ये है कि वो कौन सा बंदा था जिसने ये बताया कि जो कंबशन होता है, कंबशन जो होता है, कंबशंस के लिए ऑक्सीजन जो है वो इसेंशियल है, जरूरी है। ये किस साइंटिस्ट ने बताया कि कंबशन कराने के लिए ऑक्सीजन इसेंशियल होता है? ये बताया था ये भी बात बताई थी लेवाइजर ने ही बताया था कि कभी भी कंबशन किसी भी फ्यूल का कराना है तो उसके लिए जरूरी है ऑक्सीजन। अब आती है डिफिनीशन ऑफ एलिमेंट और एलिमेंट्स के बारे में। तो एलिमेंट क्या होता है आपका, तो आप एलिमेंट जो है आपका, एलिमेंट में डिफाइंड एज द प्योर सब्सटेंस। एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस है विच कंटेन वन काइंड ऑफ एटम, जो सिर्फ एक ही तरह के एटम से बने होते हैं। एलिमेंट वो होते हैं जो एक ही तरह के एटम से बनते हैं, उन्हीं को हम एलिमेंट कह सकते हैं। अब देखिए, जो एलिमेंट होते हैं लगभग अभी तक जो है 112 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं। 112 एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो चुकी है, जिसमें से जो 92 एलिमेंट है आपका, वो नेचर अक्रिंग एलिमेंट है, ये नेचर में पाए जाते हैं। और बाकी जो 112 एलिमेंट्स के बाद जो बचे एलिमेंट हैं, 112 में से जो 92 एलिमेंट आप नेचर अक्रिंग एलिमेंट है, नेचर में पाए जाते हैं, उनकी अगर निकाल दीजिए तो जो बाकी एलिमेंट बचे, रिमेनिंग एलिमेंट जो होते हैं वो सिंथेटिक एलिमेंट है, मतलब उन्हें किसी न किसी लैब में तैयार किया गया है। अब देखिए, मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। अब देखिए, जो एलिमेंट्स होते हैं मोस्टली आप जो है लोअर क्लासेस में एलिमेंट्स के बारे में आपने पढ़ा होगा। एलिमेंट्स में क्या पढ़ा आपने कि एलिमेंट जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। वो एलिमेंट जो है मेटल हो सकते हैं, वो एलिमेंट आपके जो है क्या कहते हैं आपका नॉन मेटल हो सकते हैं, मेटलाइट्स हो सकते हैं। अगर देखिए, मैं कुछ एग्जांपल यहाँ पे आपको शो करता हूँ जो मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइट्स के हैं। तो देखिए यहाँ पे, तो जो मेटल्स हैं, कॉपर, आपसे पूछे कोई कॉपर क्या है, मेटल है। एल्यूमिनियम मेटल है, आयरन मेटल है, सिल्वर क्या है, मेटल है, गोल्ड क्या है, मेटल है। ठीक है, ऐसे बहुत से एलिमेंट हैं जो मेटल्स के फॉर्म में आते हैं। बहुत क्या, मोस्टली एलिमेंट जो है मेटल्स हैं आपके। अब जो नॉन मेटल होते हैं, सल्फर एक नॉन मेटल है, नाइट्रोजन नॉन मेटल है, फास्फोरस नॉन मेटल है, हाइड्रोजन जो है हमारा, हम उसे नॉन मेटल में रख सकते हैं। ऑक्सीजन नॉन मेटल है। अब देखिए, मेटलाइट्स कौन होते हैं, जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी पाई जाती है, वो मेटलाइट्स होते हैं। अब देखिए, मेटलाइट्स में कौन कौन है, आर्सेनिक है, मेटलाइट्स में आएगा। एंटीमनी है, टीन है आपका, टीन आपका जो है मेटलाइट्स है। बिस्मथ भी मेटलाइट्स है। एंटीमनी
Sb जिसको लिखा जाता है, ये भी आपका मेटालाइट्स में आता है। तो ये थी इंफॉर्मेशन किसके बारे में, एलिमेंट्स के बारे में। एलिमेंट्स में हम आपको बता दें कि एलिमेंट्स फिर से एक बार कि केमिस्ट्री में का जो रिसर्च है या केमिस्ट्री में जो कुछ भी हुआ है उसमें सबसे ज्यादा अगर क्रेडिट किसी को देनी चाहिए तो वो है हमारे लेवाइजर। लेवाइजर एक ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने केमिस्ट्री के लिए बहुत कुछ किया था, बहुत कुछ डिस्कवर किया, इसीलिए तो मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर्स कहे जाते हैं। अब देखिए मैं आपको कंपाउंड्स के बारे में समझाता हूं, कंपाउंड क्या होते हैं। देखिए कंपाउंड क्या है, ऐसे सबस्टेंस या ऐसा मैटर जो डिकम्पोज हो सकता है किसमें, सिंपलर सबस्टेंस में। ऐसे कंपोनेंट, ऐसे मैटर्स जो सिंपलेस्ट कंपोनेंट में डिकम्पोज हो सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, जिनको तोड़ के उससे छोटे सबस्टेंस होते हैं, डिकम्पोज इनटू सिंपलर सबस्टेंस बाय केमिकल मेथड। केमिकल मेथड से ही इनको जो है सिंपल सबस्टेंस में तोड़ा जा सकता है। बेटा एक बात बहुत ध्यान देने वाली है कि जितने भी प्योर सबस्टेंस होते हैं, आज जो कंपाउंड है वो भी एक प्योर सबस्टेंस में आता है। तो जितने भी प्योर सबस्टेंस होते हैं या जो कंपाउंड है आपका, वो सिर्फ केमिकल मेथड से ही सिंपलेट सबस्टेंस में डिकम्पोज हो सकता है, जबकि मिक्सचर जो होते हैं वो फिजिकल मेथड से भी डिकम्पोज हो जाते हैं। याद रखिएगा, लेकिन कंपाउंड फिजिकल मेथड से डिकम्पोज नहीं होगा, सिर्फ जो है केमिकल मेथड से ही इसके सिंपलर फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। अब आगे समझिए, a compound formed by the combination of two or more element in a definite proportions by mass। कोई भी कंपाउंड जो है वो बनता कैसे है, किसी भी कंपाउंड, जो भी कंपाउंड बनते हैं वो डिफिनाइट प्रोपोर्शंस बाय मास में बनते हैं। ये डिफिनाइट प्रोपोर्शंस लॉ से लिया गया एक कंसेप्ट बता रहा हूं आपको। जैसे H2O है, वाटर है, वाटर को आप देख लीजिए, H2O जो होता है इसमें देखिए हाइड्रोजन का मास 2 हो गया, ऑक्सीजन का मास हो गया 16, इसका सिंपल रेशियो आ जाएगा 1:8। अब वाटर जो है, चाहे वो रिवर्स का वाटर हो, चाहे ओशियन का वाटर हो, चाहे सी का वाटर हो, वाटर कहीं का हो, चाहे टैप वाटर हो, वाटर किसी भी सोर्स से आया हो, लेकिन उसका जो मास रेशियो होगा हमेशा फिक्स होगा, 1:8 होगा। तो जितने भी कंपाउंड होते हैं वो ऐसे ही बनते हैं कि वो बनने के लिए कंडीशन क्या होती है, पहला चीज तो उनका मास रेशियो जो होता है वो डिफिनाइट होता है, मतलब फिक्स रहता है। और दूसरी बात, कॉम्बिनेशन हमेशा 2 या मोर एलिमेंट्स का होता है इनके अंदर, यानी कि एक ही एलिमेंट आपस में मिल करके, जैसे हाइड्रोजन मिल करके सिर्फ ऑक्सीजन मिल करके कंपाउंड नहीं बना सकते, बल्कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके कंपाउंड बना सकते हैं। बात समझ में आ रही है। नाइट्रोजन सिर्फ नाइट्रोजन के साथ कंपाउंड नहीं बना सकता, नाइट्रोजन को किसी दूसरे एलिमेंट जैसे हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होना पड़ेगा, तब जाकर के अमोनिया जैसे बन गया आपका कंपाउंड बनेगा। कार्बन के साथ ही सिर्फ कंपाउंड ही बना सकता है। कार्बन को कंपाउंड बनाने के लिए ऑक्सीजन या दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्शन करना पड़ेगा, जैसे कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ किया तो क्या बना लिया, CO2 बना लिया। अब देखिए एक बड़ी इंटरेस्टेड बात एक और है कि इन कंपाउंड कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स लूज देयर प्रॉपर्टीज। जितने भी एलिमेंट, जिस कंपाउंड जो होता है वो जिस एलिमेंट से बना होता है वो उसकी प्रॉपर्टी नहीं शो कर सकता, वो एक अलग प्रॉपर्टी शो करता है। जब किसी एलिमेंट से कंपाउंड बन जाता है तो वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट यानी जिस एलिमेंट से वो बना है उसकी प्रॉपर्टी नहीं शो करेगा। जैसे मैं आपको समझा दूं यहाँ पे कि आपको पता होगा कि जो हाइड्रोजन है ये एक फ्यूल है, ये खुद जलता है, यानी कि ये कंबस्टिबल होता है। और जबकि ऑक्सीजन जो होती है ये सपोर्ट ऑफ कंबस्टिबल होती है, ये किसी भी चीज को जलाने में हेल्पफुल होती है। अभी ऊपर भी मैंने बताया था, ये कंसेप्ट कौन समझाया था आपको, लेवोइजियर ने बताया था कि ऑक्सीजन, किसी भी चीज को जलाना है तो उसके लिए क्या जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। अब देखिए हाइड्रोजन खुद जलता है, ऑक्सीजन जलाता है, लेकिन इन दोनों को मिलने से, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों के मिलने से क्या बन जाता है आपका, H2O बनता है, वाटर बन जाता है। ये जो वाटर बनता है, ये वाटर भले ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है, मतलब एक जलने वाले से और एक जलाने वाले से बना है, लेकिन इनसे बना हुआ जो कंपाउंड वाटर है वो ना ही कंबस्टिबल है, ना तो जल सकता है, ना ही
सपोर्ट करता है किसी भी चीज को कंबशन करने में, यानी कि ना तो जलता है ना तो किसी चीज को जला सकता है, बल्कि वाटर तो फायर एक्सटिंग्विशर के काम आता है, आग बुझाने के काम आता है। और जबकि सोचिए कि जिनसे बना हुआ है वो तो जलते और जलाते हैं। इसका मतलब है कि जो हमारा कंपाउंड बनता है, ये कंपाउंड है, कंपाउंड जिससे बनता है उसकी प्रॉपर्टी नहीं शो करता, वो एक अलग आइडेंटिटी शो करता है। तो अब आगे हम लोग जो है मिक्सचर के बारे में पढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिए। मिक्सचर के बारे में बताते हैं आपको। मिक्सचर्स क्या होता है? मिक्सचर हम किसको कह सकते हैं? तो दो सब्सटेंस विच मेड ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस जो 2 या उससे ज्यादा, 2 और मोर यानी 2 या 2 से ज्यादा जो कंपाउंड होते हैं उनसे मिलकर के बने होते हैं, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड मिलाया गया हो, वो क्या कहलाता है? आपका मिक्सचर कहलाता है। जैसे शुगर और वाटर, शुगर को वाटर में मिला दीजिए तो क्या बन जाता है? आपका शिकंजी बन जाता है। तो शिकंजी जो बनता है आपका वो क्या है? एक प्रकार का मिक्सचर है। तो आप देखिए ऐसे ही शुगर भी आपका क्या है? एक कंपाउंड है और वाटर भी एक कंपाउंड, और दो कंपाउंड मिलकर के क्या बना दिए? एक आपका मिक्सचर तैयार कर देते हैं। अब मिक्सचर के अंदर और क्या प्रॉपर्टी होती है? दे पॉसेसेस वेरिएबल कंपोजिशन। इनकी कंपोजिशन जो होती है वो फिक्स नहीं रहती, कंपोजिशन फिक्स नहीं है, प्रोपोर्शंस फिक्स नहीं होता इसका, किसी भी प्रोपोर्शंस में बन जाते हैं। तो इसका मतलब है कि इनका कोई प्रोपोर्शंस नहीं होता, तो इसका मतलब है कि इसका कोई फार्मूला भी नहीं होता। तो याद रखिएगा कि फार्मूला सिर्फ कंपाउंड का हो सकता है, मिक्सचर का कोई फार्मूला नहीं होता। अब देखिए they possesses variable composition and can be separated into the constituent compound by some suitable physical method। और ये जो होते हैं कंपाउंड से ही बने होते हैं, और जिस कंपाउंड से बने होते हैं इन्हें फिर से उस कंपाउंड में कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन कंपाउंड, जैसे हम लोग कंपाउंड को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट में कन्वर्ट करने के लिए केमिकल मेथड का सिर्फ यूज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे केमिकल मेथड की कोई जरूरत ही नहीं है, फिजिकल मेथड से ही काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो मिक्सचर्स होते हैं वो केमिकली कंबाइंड नहीं होते, इसलिए उन्हें फिजिकल मेथड से बॉईल करके, डिस्टिलेट करके उसे हम क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं। जैसे शुगर और वाटर का सॉल्यूशन है तो उसे हम क्या कर सकते हैं? उसको हम लोग बॉईल कर दें तो उसमें से वाटर वेपराइज हो जाएगा, शुगर सेपरेट हो जाएगा। ऐसे ही आप देखते हैं इवेपोरेशन कराया जाता है किसका? जो सी वाटर होता है उसमें क्या होता है? साल्ट वगैरह पाई जाती है, तो उसको इवेपोरेट कराते हैं। तो उसके इवेपोरेशन से क्या होता है? उसमें जो वाटर प्रेजेंट होता है वो वेपरेट हो जाता है, और जो उसमें से साल्ट होता है वो सेपरेट हो जाता है। तो यानी कि वो आपका एक प्रकार का क्या था? वो आपके एक प्रकार के मिक्सचर हैं, एक प्रकार का मिक्सचर है। तो जो मिक्सचर्स होते हैं उनको फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे, अब जो मिक्सचर है, मिक्सचर को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। उसमें से पहली कैटेगरी क्या है? होमोजीनस मिक्सचर। पहली कैटेगरी जो आती है होमोजीनस की आती है। अब किसी भी मिक्सचर को हम होमोजीनस कब कहेंगे? जब मिक्सचर में क्या होगा? दे हैव सेम कंपोजिशन throughout these mixtures are also known as the solution। आप ध्यान सुनिएगा, they have the same composition throughout। पूरी सॉल्यूशन में ऐसा नहीं होगा कि कहीं पे शुगर ज्यादा है कहीं पे कम है, शुगर बराबर में डिसॉल्व हो जाती है। आप देखते होंगे जब आप शुगर को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो पूरी शुगर गायब हो जाती है उसके अंदर। तो इसका मतलब है कि होता क्या है कि दरअसल जो शुगर के पार्टिकल्स होते हैं वाटर के बीच में जो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस होता है उसमें यूनिफॉर्मली, ध्यान दीजिएगा, यूनिफॉर्मली डिसॉल्व हो जाते हैं, स्प्रेड आउट हो जाते हैं। ठीक है, अब जरा देखिए, और जितने होमोजीनियस, यानी कि होमोजीनियस जो सॉल्यूशन होता है उसी को हम लोग जो है, होमोजीनियस जो मिक्सचर होता है उसी को हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं। कई बार आपने ये वर्ड यूज किया होगा कि ये शुगर सॉल्यूशन है, साल्ट सॉल्यूशन है। पता है आपको शुगर सॉल्यूशन क्यों कह रहे हैं, साल्ट को सॉल्यूशन क्यों कह रहे हैं? सॉल्यूशन सभी को नहीं कह सकते। हेट्रोजीनियस मिक्सचर को हम सॉल्यूशन नहीं कह सकते। सैंड इन वाटर मिल गया तो हम सॉल्यूशन नहीं कहेंगे। शुगर इन वाटर है तो सॉल्यूशन है, साल्ट इन वाटर है तो सॉल्यूशन है, लेकिन सैंड इन वाटर है तो सॉल्यूशन नहीं होगा। तो याद रखिए, किसी कोलाइड को, कोलाइड आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में, कोलाइड्स को हम लोग जो कोलाइड्स होते हैं उन्हें हम सॉल्यूशन नहीं कह सकते। ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो जो सॉल्यूशंस होते हैं वही हो सकते हैं
जो यूनिफॉर्मली डिजॉल्व हो जाते हैं, जिसमें कोई पार्टिकल नहीं दिख रहा है, सारे के सारे कंपोनेंट जो सोल्यूट हैं वो कंप्लीटली क्या हो चुके हैं, उसमें मिक्स हो चुके हैं। अगर मिक्स हो गया है तभी हम उसको सॉल्यूशन कहेंगे, यानी कि होमोजेनस मिक्सचर कहेंगे। अगर यूनिफॉर्मली डिजॉल्व नहीं हुआ तो क्या कहेंगे, आगे समझिएगा। तो सेकंड कैटेगरी में हमको समझने के लिए मिलेगा। सेकंड कैटेगरी में है हेट्रोजीनस मिक्सचर। हेट्रोजीनस मिक्सचर कौन होते हैं, ध्यान से समझिएगा। दे हैव द डिफरेंट कंपोजिशन इन डिफरेंट पार्ट, यानी कि आप जो है जिस पार्ट में जाएंगे, पूरा एक ग्लास वाटर है, आप देखेंगे ग्लास में आधे पार्ट पे या कुछ पार्ट पे कुछ अलग पार्टिकल्स दिखाई देंगे, कुछ पार्ट पे अलग दिखाई देंगे। जैसे आप वाटर में सैंड मिला दीजिए तो सारे सैंड के पार्टिकल्स आपको नीचे की तरफ दिखाई देंगे। ऊपर वाटर में क्या होगा, जो कंसंट्रेशन है पार्टिकल्स की वो बहुत कम, ना के बराबर होगी, है कि नहीं। तो यानी कि उसके काफी जो पार्ट्स हैं, ऊपर वाले जो पार्ट्स हैं वहां पे सोल्यूट है ही नहीं, कंपोनेंट है ही नहीं, और जबकि कहीं नीचे वाले पार्ट पे बहुत ज्यादा कंपोनेंट होते हैं। यानी कि कंपोनेंट एक बराबर स्प्लिट नहीं होते। अगर एक बराबर स्प्लिट नहीं हो रहे हैं तो ऐसे ही जो मिक्सचर को हम लोग तो हेट्रोजेनस मिक्सचर कहते हैं। यही तो कह रहे हैं आपसे, डिफरेंट कंपोजिशन इन डिफरेंट पार्ट, हर पार्ट पे अलग अलग कंपोजिशन होगी। अब देखिए जो कंपोनेंट्स होते हैं हेट्रोजेनस मिक्सचर के, ठीक है, जो कंपोनेंट हैं कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। अभी मैंने बोला था ना कि जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है कंपोनेंट का वो सिर्फ होमोजेनस मिक्सचर यानी कि सॉल्यूशन में होता है। जबकि हेट्रोजेनस जो मिक्सचर होता है उसके अंदर जो कंपोनेंट होते हैं वो यूनिफॉर्मली डिसॉल्व नहीं होते, कहीं पे ज्यादा तो कहीं पे कम हो जाते हैं। अब ध्यान सुनिएगा, मैंने एग्जांपल भी एक दे चुका हूं मैं आपको। जो सैंड इन वाटर है, सैंड को वाटर में मिला देंगे तो वो एक प्रकार का हेट्रोजेनस सॉल्यूशन तैयार होगा। डस्ट पार्टिकल इन एयर, आप देख सकते हैं कि विंडो से जो लाइट आती है आपके, उसमें देखते हैं आपकी जो है कि वहां पे आपको लाइट में डस्ट के पार्टिकल्स जो है स्कैटरिंग की वजह से दिखाई देते हैं। तो वो आपका क्या है, इसका मतलब उसके पार्टिकल्स जो है वो आपको सीन हो रहे हैं ना, देख पा रहे हैं आप। तो इसका मतलब है जिसमें आप पार्टिकल्स को देख सकते हैं वो सॉल्यूशन आपका, वो मिक्सचर आपका हेट्रोजेनस में आता, होमोजेनस नहीं होता। होमोजेनस वही होगा जिसमें पार्टिकल विजिबल नहीं होते, कंप्लीटली डिसॉल्व हो चुके हैं, यूनिफॉर्मली डिसॉल्व हो चुके होते हैं। डस्ट आपको एयर में दिखता है, जिसका मतलब क्या है, डस्ट इन एयर एक हेट्रोजेनस क्या है, मिक्सचर है। अब देखिए जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं, कोलाइड के बारे में आपने क्लास 9th में काफी पढ़ा होगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे जो जितने भी कोलाइड्स होते हैं, जितने भी कोलाइड्स के बारे में आपने पढ़ा, कुल 8 टाइप्स का कोलाइड आपने पढ़ा होगा। कोलाइड जो है वो सारे के सारे कोलाइड किस में आते हैं, हेट्रोजेनस में आते हैं। जितने भी कोलाइड्स होते हैं वो सब के सब हेट्रोजेनस मिक्सचर में आते हैं। स्मोक जो होता है, स्मोक में सोचिए जरा, स्मोक में क्या होता है पता है आपको। स्मोक को हम लोग स्मोक एक गैस की तरह दिखता है, लेकिन पता है आपको स्मोक में सिर्फ गैस नहीं होती है। आप सोच रहे होंगे CO2 गैस वगैरह होती होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह होती होगी, नहीं, सिर्फ गैस नहीं होती उसके अंदर जो है, जो कोल वगैरह होते हैं, जो फ्यूल जलता है उसमें कार्बन होता है, अनबर्न कार्बन होता है, वो उसके अंदर मिक्स होता है, उसके पार्टिकल्स होते हैं डस्ट के अंदर। आप देखे होते होंगे उसमें काले काले पार्टिकल्स आपको दिखाई देते हैं। तो वो जो पार्टिकल्स है विजिबल है ना, तो मैंने क्या बोला, जब विजिबल किसी भी मिक्सचर में अगर पार्टिकल्स विजिबल हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, वो सॉल्यूशन जो है आपका, वो मिक्सचर जो है आपका, वो हेट्रोजेनस की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। इस प्रकार से बेटा ये आपका पूरा टोटल मिक्सचर, होमोजेनस, हेट्रोजेनस मिक्सचर, कंपाउंड, और मैंने आपको एलिमेंट्स के बारे में कवर किया। तो अब जो है नेक्स्ट वीडियो हम लोग जो आएंगे वो आपको मैं कुछ नई चीज लेके आऊंगा, लेकिन इतना बता दूं कि अगला वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। एक बात याद रखो, चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को तुरंत लाइक करो और अपने फ्रेंड को शेयर कर लो। अगर नहीं शेयर करोगे, याद रखना, ये नहीं शेयर करोगे, पूरे YouTube पे तुमको कोई ऑप्शन नहीं मिलने वाला इस चैनल के अलावा, क्योंकि तुम दूसरे वीडियो, आज की वीडियो में तो तुमने देख लिया होगा, कल के और आज के वीडियो में, इन 2 वीडियो से तुम्हें समझ में आ चुका होगा कि कितना अच्छी स्टडी यहाँ पे हो रही है। तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।